ज्ञानदा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को कक्षा 10th के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास पर तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि समावेशी विकास क्या है, सतत विकास की अवधारणा क्या है, मानव विकास रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, उपनिवेश क्या है, आधारभूत संरचना से आप क्या समझते हैं। इन सभी टर्मों को अच्छी तरह से समझाते हुए हम इसका हल करेंगे। आपको प्रश्नोत्तर के रूप में हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। आप उनकी इस परिभाषा को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर अच्छी तरह समझ गए तो बाद में इसे रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तो आज का अध्ययन शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के बीच शेयर करेंगे और इसे लाइक करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि समावेशी विकास क्या है, या समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि मैं इसके पूर्व के वीडियो में आपको बताया हूं कि आर्थिक विकास क्या है, उसमें हम बताए हैं कि आर्थिक विकास के द्वारा हम किसी देश को विकसित और विकासशील देशों की श्रेणियों में बांटते हैं। वह देश जिसका आर्थिक विकास अधिक हुआ है वह विकसित देशों के श्रेणी में आते हैं, जबकि वह देश जिसका आर्थिक विकास कम हुआ है, न्यून हुआ है, वह विकासशील या अविकसित देशों के श्रेणी में आते हैं। तो आर्थिक विकास में हमने क्या अध्ययन किया? वहां दो टर्म मैंने बताया था, एक आर्थिक विकास, एक आर्थिक वृद्धि, है ना। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि। तो आर्थिक वृद्धि में हमने आपको बताया था कि किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय का बढ़ जाना एक आर्थिक वृद्धि है जिसका संबंध विकसित देशों से, जबकि विकासशील देशों के लिए मैंने बताया था कि विकासशील देशों का संबंध आर्थिक विकास से है ना। मतलब आर्थिक विकास का मतलब क्या? आर्थिक विकास के तहत किसी देश के राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में तो वृद्धि होगी ही होगी, इसके साथ साथ उस देश की जो जनता है उसके जीवन स्तर में भी सुधार होनी चाहिए, बदलाव होनी चाहिए, है ना। उनका जीवन स्तर पहले से उच्च होनी चाहिए। उनके जीवन में जो समस्याएं हैं, अशिक्षा, गरीबी, ये सभी में सुधार होनी चाहिए, तभी जाके कहाएगा कि उस देश का आर्थिक विकास हुआ है। नहीं तो मान लीजिए किसी देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गई, राष्ट्रीय आय, है ना, उस देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई कि, है ना, अमुक देश का राष्ट्रीय आय है, लेकिन जिस रफ्तार से, जिस अनुपात में उस देश की राष्ट्रीय आय बढ़ी है, अगर उसी अनुपात में उस देश की जनसंख्या बढ़ जाए या उससे अधिक रफ्तार में उस देश की जनसंख्या बढ़ जाए तो क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी? नहीं होगी। और जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं होगी तो, है ना, वे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को अच्छी तरह पूरा नहीं कर पाएंगे, उनके जीवन स्तर उच्च नहीं हो पाएंगे, है ना। दूसरी बात, एक बात और कि मान लीजिए किसी देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, लेकिन
वो जो राष्ट्रीय आय बढ़ी, उस समाज के निश्चित एक वर्ग का बढ़ी, है ना, एक दूसरा वर्ग के प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई, है ना, तो उस राष्ट्र का संपूर्ण विकास हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसी के लिए आर्थिक विकास से संबंधित एक अवधारणा आई, समावेशी विकास, है ना, समावेशी विकास। तो समावेशी विकास का मतलब क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, आर्थिक विकास की वह अवधारणा जो इस बात पर बल देती है, इस बात पर जोर देती है कि जात पात, ऊंच नीच, है ना, से ऊपर उठकर, यानी जात पात ऊंच नीच से परे होकर, इससे ऊपर उठकर, यानी जात पात ऊंच नीच में भेदभाव किए बिना, है ना, समाज के हर तबके यानी समाज के हर वर्ग का समान रूप से विकास हो, ताकि विकास के लाभ से समाज का कोई भी वर्ग वंचित न रह जाए। कोई ये न कहे कि विकास का लाभ हमें नहीं मिला। तो अगर ऐसा होता है, विकास इस तरह की होती है, तो उसी विकास को कहा जाता है समावेशी विकास। बात समझ गए ना? समावेशी विकास, यानी समावेशी विकास का मतलब एक तरह से कहिए सबका विकास। ऐसा नहीं कि समाज के कुछ लोगों का विकास हुआ, कुछ वर्ग का विकास हुआ और कुछ का नहीं हुआ, तो वैसी स्थिति में राष्ट्र का संपूर्ण विकास नहीं होगा। बात समझ रहे ना? है ना? समझ रहे या नहीं समझ रहे हैं? यानी समावेशी विकास, सबका समान रूप से विकास, यानी विकास का लाभ सबको मिले, कोई भी विकास के लाभ से अछूता न हो, है ना। नहीं तो पता चलेगा कि जो संपन्न लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन्हीं का सिर्फ आर्थिक विकास हो रहा है, और जो गरीब तबके का है, जो वास्तव में जिसको सुविधाएं चाहिए, उसी को नहीं मिल रहा है ना। तो ऐसे विकास को समावेशी विकास नहीं कहेंगे, है ना। बात समझ गए? तो एक बार फिर देख लीजिए, समावेशी विकास किसको कहेंगे? तो कहता है कि आर्थिक विकास की वह अवधारणा जो इस बात पर जोर देती है, इस बात पर बल देती है कि जात पात, है ना, ऊंच नीच से ऊपर उठकर समाज के हर तबके का समान रूप से विकास हो, ताकि, है ना, विकास के लाभ से कोई भी वर्ग, कोई भी तबका अछूता न रह जाए। तो इस प्रकार के विकास को ही हम समावेशी विकास कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब आ गए समावेशी विकास देख लिए। अब एक दूसरा जो मैट्रिक के एग्जाम में आपसे हमेशा क्वेश्चन करते रहता है, वह है सतत विकास। क्या है बाबू? सतत विकास। अब हम समझते हैं कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं, आएगा लिखने के लिए कि सतत विकास कहते किसको है। तो याद रखिएगा, सतत, सतत मीन्स होता है, याद रखिएगा, सतत, सतत मीन्स होता है कौन चीज? लगातार, है ना। सतत मीन्स लगातार, निरंतर, अनवरत, हमेशा, ठीक है ना। सतत माने लगातार। सतत विकास, है ना, यानी ऐसा विकास जो निरंतर जारी रहे, ऐसा विकास जो निरंतर जारी रहे, जो टिकाऊ बना रहे एक लंबे समय के लिए, है ना। तो उस तरह के विकास को हम क्या कहेंगे? सतत विकास। ऐसा नहीं कि अभी 1-2 साल तक हमारी आय बढ़ी, हमारे जीवन स्तर सुधरे, और, है ना, अब जाकर के आगे जो है मेरी स्थिति ना आय बढ़ रही है, बदतर स्थिति हो गई है, फलानी, इस विकास को हम कहेंगे सतत विकास नहीं, है ना। यानी वह विकास जो निरंतर जारी रहे, जो टिकाऊ हो। बात समझ गए ना? तो ऐसे विकास को हम कैसा कहेंगे? सतत विकास कहेंगे, है ना। और इस सतत विकास की जो अवधारणा है ना, यह इसलिए आई क्योंकि वर्तमान में जो विकास की जो प्रक्रिया चल रही है ना, ये जो औद्योगिकीकरण का घोर मचा हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप,
है ना, लोग जो है प्राकृतिक संसाधनों का इतना ज्यादा विदोहन कर रहे हैं, आवश्यकता से अधिक विदोहन कर रहे हैं, है ना, कि उससे बहुत सारी पर्यावरणिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जैसे वायु प्रदूषण हो रही है, मिट्टी प्रदूषण हो रही है, ध्वनि प्रदूषण हो रही है, जल प्रदूषण हो रहा है ना। मतलब इतना अंधाधुंध गति से हम प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन कर रहे हैं और उन्हें पूर्ण विदोहन कर रहे हैं, केवल किसके लिए? मुनाफा के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए, है ना। इस तरह के होड़ में हम लगे हुए हैं, है ना, कि हम ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन करें, उसे विक्रय करें, तो उससे जो लाभ होगी तो हमारी आर्थिक स्थिति काफी क्या होगी? मजबूत होगी। इस होड़ में आकर के आज हम प्राकृतिक संसाधनों का, है ना, इतना विदोहन कर रहे हैं, है ना, का भाई, है ना, आवश्यकता से अधिक खनिजों का यूज कर रहे हैं, आवश्यकता से अधिक पेड़ पौधे की सफाई कर रहे हैं, काट रहे हैं, है ना। स्थिति यह हो रही है कि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है ना, जिसमें लोगों का जीना दुभर हो गया है ना। तो एक तो समस्या ये हो रही है। दूसरी समस्या, जो प्राकृतिक संसाधनों का इतना ज्यादा जो विदोहन हो रहा है, तो मान लीजिए कि वह प्राकृतिक संसाधन जिसका भंडार सीमित और क्षय है ना, जो सीमित मात्रा में है, उसका जितना ज्यादा अगर विदोहन करेंगे, जितना ज्यादा यूज करेंगे, उसी रफ्तार में उसका भंडार तो घटता जाएगा, है कि नहीं? वो घटता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा, है ना, कि पूरी तरह से इस प्रकृति से, इस भूगर्भ से वह खनिज, वो चाहे कोयला हो, अभ्रक हो, चूना पत्थर हो, लौह यस्क हो, है ना, कुछ भी हो, है ना, समझ ना, ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। और जब ये समाप्त हो जाएंगे, तो जिस, है ना, जिसको आज हम विकास कह रहे हैं कि हमारा इतना विकास हो रहा है, जब ये आगे जाके धीरे समाप्त हो जाएंगे, तो कल जिस विकास पर हमको गर्व है, ये आगे जारी रहेगा? ये जारी नहीं रहेगा बाबू, ये जारी नहीं रह पाएगा। ये विकास की रफ्तार हट जाएगी, है ना। और यही नहीं, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को उन संसाधनों से वंचित कर देंगे, है ना। जैसे जिस द्रुत गति से आज कोयले का यूज हो रहा है, कारखाने चलाने के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, है ना, एक समय आएगा ना बाबू कि यह धीरे धीरे समाप्त होगा और समाप्त हो जाएगा। और जब समाप्त हो जाएगा, तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां होगी, है ना, वो कोयले को पहचान पाएगी? कोयले को देख पाएगी? नहीं। उसको बस किताब और कॉपी में दिखा करके देखो कोयला ऐसा रहता था, है ना, उसका वो यूज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या जिस विकास की रफ्तार, है ना, को हम ले जा रहे हैं, ये जारी रहेगा? नहीं रह पाएगा। इसीलिए, है ना, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा सतत विकास की अवधारणा को लाया गया कि विकास ऐसा होना चाहिए जो सतत जारी रहे, निरंतर जारी नहीं रहे। ऐसा नहीं कि आज जारी है और कल जाकर रुक जाए। तो इसे समझने की कोशिश कीजिएगा अब ध्यान से। सतत विकास क्या है? तो कहता है विकास की वह प्रक्रिया जिसमें भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, किसकी पीढ़ी? भावी पीढ़ी मतलब आने वाली पीढ़ी। तो, है ना, आने वाली पीढ़ियों की जो आवश्यकता है उसको भी हम ध्यान में रखते हैं। ऐसा नहीं कि वर्तमान में हम हैं तो जितना ज्यादा हो सके आवश्यकता से ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर रहे हो? विदोहन, यूज। तो भविष्य में तो समाप्त हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को मिल नहीं पाएगा। तो कहता है कि नहीं, है ना, सतत विकास में क्या ध्यान रखा जाता है? भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है कि उनको भी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कोई समझौता न करना पड़े। बात समझ ना? वही कहता है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अर्थात क्या?
आने वाली पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोई समझौता न करना पड़े, है ना। उनको भी, अरे हम तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करें ही करें, भावी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी प्रकार के समझौता न करना पड़े कि भाई अब तो इतने बचा हुआ है तो इतने ही यूज करो, इतना छोड़ दो, है ना। ये समझौता हुआ, है ना, ये समझौता हुआ, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप घर में 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, खाना बना, पहले आप खाने के लिए बैठ गए और खाने के लिए बैठे, आपके खाने का ये है आप 3 से 4 रोटी खाते हैं, है ना। आपने 3 से 4 रोटी के जगह पे 5 से 7 रोटी अपने थाली में ले लिए, स्थिति हुआ कि 3 से 4 खाते खाते आप थक गए, अब, है ना, और जो 2-3 बच गए, है ना, वो जूठा होने के कारण वो बर्बाद हो रहा है, टिका रहा है ना। अब बताइए आप ही के घर के और मेंबर जो बाद में आएंगे, है ना, अब वो देखेंगे कि भाई, है ना, 2 से 3 रोटी बचा हुआ है, हम खाने वाले, है ना, 3-3 वो लोग हैं, तो वो लोग आपस में उनको समझौता करना पड़ेगा, है ना, कि भाई तुम इतना खा लो या तुम ही खा लो, हम ऐसे रह जाते। इसको कहा गया समझौता करना, ठीक है ना। क्योंकि उनकी आवश्यकता आप पूरी नहीं हो रही है तो आप उतना भर ही यूज कीजिए जितनी आपकी आवश्यकता है ना। उससे ज्यादा कीजिएगा तो आने वाली पीढ़ियों को, है ना, दिक्कत होगी, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, उनका उस तरह से विकास नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे ना। तो फिर ध्यान दीजिएगा, कहता है कि सतत विकास क्या है, यानी सतत विकास का मतलब निरंतर जारी रहने वाला विकास, वर्तमान समय में भी जारी है और आने वाले भविष्य में भी जो जारी रहे, है ना। तो कहता है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अर्थात आने वाली पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोई समझौता न करना पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए, है ना, यानी वर्तमान में जो पीढ़ी है उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी भी प्रकार की समझौता न करना पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए, है ना, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही सतत विकास कहलाता है। वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही क्या कहलाया, सतत विकास। बात समझ गए। यानी सतत विकास का मतलब क्या हुआ, है ना, आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ति करना, यही है सतत विकास। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा क्योंकि आपसे बार बार यह पूछता है ना, सतत। अब आगे है आपका एक और क्वेश्चन जो बार बार मैट्रिक एग्जाम में पूछता है आपका, वह है मानव विकास रिपोर्ट क्या है, ठीक ना बाबू। मानव विकास रिपोर्ट क्या है ना, समझ गए। तो ध्यान दीजिएगा, है ना, मानव विकास भी आर्थिक विकास का ही, है ना, पैमाना है। अगर मानव का विकास होगा शैक्षणिक क्षेत्र में, है ना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आय के क्षेत्र में, कहा जाएगा कि उसका आर्थिक विकास हुआ है ना। तो मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट ये क्या है, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के आप लोग नाम सुने होंगे, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। यूएनओ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। तो उस संयुक्त राष्ट्र संघ के उस यूएनओ का एक अधिकरण है जिसका नाम है यूएनडीपी। क्या नाम है बाबू, यूएनडीपी, है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम, जिसको अंग्रेजी में शॉर्ट में बोलते हैं यूएनडीपी। तो यूएनडीपी किसका अधिकरण है, यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, है ना। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिकरण यूएनडीपी, ये जो है
इसके द्वारा, है ना, एक बांग्लादेश के नागरिक थे, बांग्लादेश वासी थे, जिनका नाम था, है ना, क्या, महबूब उल हक। क्या नाम था उनका? महबूब उल हक। तो महबूब उल हक के निर्देशन में, है ना, उनके नेतृत्व में, है ना, 1990 ईस्वी में, कब हुआ था? 1990 ईस्वी में पहली बार, है ना, एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। बात ध्यान से समझिएगा, है ना। मानव विकास रिपोर्ट क्या है भाई? तो मानव विकास रिपोर्ट किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास, है ना, के सूचकों में से एक है ना। जिस देश का मानव विकास रिपोर्ट जिस, है ना, उच्च होगा, उस देश का आर्थिक विकास अधिक होगा, वो विकसित देश में के श्रेणी में आएगा, है ना। तो याद रखिएगा, है ना, ये मानव विकास रिपोर्ट क्या है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अधिकरण यूएनडीपी, यह जो है एक रिपोर्ट बनाया इनकी मदद से। तो एक बांग्लादेश के निवासी थे जिनका नाम था महबूब उल हक। तो महबूब उल हक के द्वारा पहली बार 1990 ईस्वी में, है ना, एक रिपोर्ट प्रकाशित किया। एक क्या रिपोर्ट? इसी रिपोर्ट को मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। और मानव विकास रिपोर्ट में क्या किया जाता था? तो विश्व के जो विभिन्न देश है ना, विश्व के विभिन्न देशों के आर्थिक विकास का उसमें उससे तुलना किया जाता था कि कौन सा देश आर्थिक विकास की दृष्टि से ऊपर है और कौन किससे नीचे, है ना, उससे और कौन नीचे और कौन नीचे। क्यों? क्योंकि जब तक कोई आपका पैमाना नहीं होगा, जब तक उस पर आप अध्ययन नहीं कीजिएगा कि हम अभी किस स्थान पर है, हम किन किन चीजों में पीछे हैं, तब तक आप सुधार नहीं कर पाइएगा, है ना। तो इसके लिए, यानी विश्व के विभिन्न देशों के आर्थिक विकास, है ना, का अध्ययन करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकरण यूएनडीपी के द्वारा, किसके निर्देशन में? तो महबूब उल हक के निर्देशन में 1990 ईस्वी में एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। और उसी रिपोर्ट को हम मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मानव विकास रिपोर्ट। और यह मानव विकास जो रिपोर्ट होता है, यह, है ना, विभिन्न देशों के लोगों को, है ना, किस आधार पर तुलना करता है ना। तो उनको 3 आधार पर उनकी तुलना किया जाता है। पहला है कि वहां के लोगों का शैक्षणिक स्तर कैसा है, वहां के लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, और वहां के लोगों का प्रति व्यक्ति आय क्या है। यानी मानव विकास रिपोर्ट विश्व के विभिन्न देशों के लोगों की तुलना, वहां के लोगों के, है ना, शैक्षणिक स्थिति, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है ना, इसके आधार पर करती है। इन सभी दृष्टियों से वो किस स्थान पे आते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हाँ। तो अब आपको लिखने के लिए आएगा कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है ना। इसमें बहुत सारे, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऐसे ही हल हो जाएगा, है ना। क्या भाई कि मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में प्रकाशित हुआ पहली बार? तो महबूब उल हक। महबूब उल हक किस देश के नागरिक थे? तो बांग्लादेश के थे, है ना। मानव विकास रिपोर्ट यूएनओ के किस अधिकरण के द्वारा, है ना, प्रकाशित होती है ना। तो हम कहेंगे यूएनडीपी के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट में किसी देश के लोगों की तुलना, है ना, किसके आधार पर की जाती है? तो हम कहेंगे, है ना, कि 3 आधार पर की जाती है। और वह कौन कौन, वह कौन कौन है? तो वह है उस देश के, है ना, लोगों का शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति और उस देश के लोगों का प्रति व्यक्ति आय। मतलब जिस देश के लोगों का, है ना, प्रति व्यक्ति आय, शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति उच्च होगा, निश्चित है कि वह, है ना, उस देश में मानव का विकास अधिक होगा, वह देश आर्थिक विकास से काफी
आगे होगा, है ना। तो इसके आधार पर आगे आप पढ़िएगा, है ना, कि मानव विकास एक सूचकांक है ना, उसके भी 3 पैमाने हैं, इनके भी 3 सूचक हैं। मानव विकास सूचकांक अलग है और मानव विकास रिपोर्ट अलग है, समझ ना। मानव विकास सूचकांक अलग है, उसके भी 3 सूचक हैं, है ना। और मानव विकास जो रिपोर्ट है इसमें भी, है ना, देश के लोगों की तुलना जो है वो भी। तो ध्यान रखिएगा, पहला है शैक्षणिक स्तर पर, दूसरा है स्वास्थ्य स्तर पर और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय पर। तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए, क्या है इसका आंसर। तो हम लिखे हैं कि विश्व के विभिन्न देशों के आर्थिक विकास का अध्ययन, विश्व के विभिन्न देशों के आर्थिक विकास का अध्ययन करने के उद्देश्य से यूएनओ के अभिकरण यूएनडीपी के द्वारा बांग्लादेशवासी महबूब उल हक के निर्देशन में वर्ष 1990 में पहली बार, 90 में कब पहली बार प्रकाशित हुआ था, पहली बार एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, है ना। और उसी रिपोर्ट को हम मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं, है ना। और यह मानव विकास रिपोर्ट क्या करती है, तो यह विभिन्न देशों के लोगों की तुलना उनकी शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्तर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। किसी को कोई प्रॉब्लम है ना मानव विकास रिपोर्ट समझने में, नहीं ना। तो है ना, हम आपका 3 क्वेश्चन यहां पर कराए, समावेशी विकास क्या है, सतत विकास क्या है और मानव विकास रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, चलिए ध्यान दीजिए। अब इसके आगे आपको एक क्वेश्चन आता है, आधारिक संरचना। क्वेश्चन आता है आपको क्या, आधारिक संरचना, या इसी को आधारिक संरचना नहीं लिखेगा तो लिखेगा आधारभूत संरचना, है ना। आधारिक संरचना से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन हुआ को जी कि आधारिक संरचना से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्या लिखेगा, या ई जब नहीं लिखेगा तो इसके जगह पर क्या आएगा कि आधारभूत संरचना से आप, अंग्रेजी में उसके लिए शब्द लिखेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम इसका आंसर लिख ही देते हैं, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए आधारभूत संरचना क्या है, तो हम लिखेंगे कि आधारभूत या आधारित संरचना से तात्पर्य उन सुविधाओं एवं सेवाओं से है। आधारिक संरचना से तात्पर्य उन सुविधाओं एवं सेवाओं से है जिसके द्वारा या जो लिख दिए, जो किसी राष्ट्र के
विकास में सहायक होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि आधारिक संरचना से क्या समझते हैं, या आधारभूत संरचना से यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, कहता है कि आधारभूत संरचना या आधारिक संरचना से तात्पर्य उन सुविधाओं से है या उन सेवाओं से है जिसको मिल जाने से, यानी वो सुविधा अगर आपको मिल गई, वो सेवा आप प्राप्त कर लिए, है ना, तो उससे किसी राष्ट्र का क्या होता है? विकास होता है। ठीक है, यानी जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी क्षेत्र में विकास होगा, जितना ज्यादा आधारभूत संरचना का क्या होगा? विकास होगा, है ना, उस देश का आर्थिक विकास, उस देश का विकास उतना ही अधिक होगा। बात समझ गए ना, है ना। आधारभूत संरचना किसको कहा? तो कहता है कि आधारभूत संरचना से तात्पर्य उन सुविधाओं एवं सेवाओं से है ना, है ना, जो किसी राष्ट्र के विकास में सहायक होता है, यानी वो सुविधा, वो सेवा किसी राष्ट्र के विकास में सहायक होता है ना, है ना। मान लीजिए कि आप कारखाना खोलना चाहते हैं, अब कारखाना यहां खोलना चाहते हैं और, है ना, अब उसके लिए कच्चा माल आपको झारखंड से लाना होगा, और वहां से आपके फैक्ट्री तक, है ना, कच्चे माल को लाने के लिए अगर यातायात की सुविधा ना हो, न सड़क मार्ग हो, न रेल मार्ग हो, तो बताइए वहां से कच्चा माल लाने में काफी परेशानी होगी, है ना। अगर किसी तरह से लाते भी हैं तो यातायात खर्च काफी अधिक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरी बात, मान लीजिए कि आप कारखाना खोलना चाहते हैं, लेकिन अगर उस क्षेत्र में, है ना, शक्ति के साधन के रूप में, ऊर्जा के स्रोत के रूप में बिजली नहीं, मान लीजिए कि बिजली नहीं, तो बिजली नहीं है तो आप मतलब पेट्रोल जला करके, है ना, अगर मशीन चलाइएगा तो काफी लागत अधिक पड़ जाएगी, और लागत अधिक पड़ने से जो वस्तु प्रोडक्ट होंगे उसका मूल्य अधिक हो जाएगा और आपका उद्योग या व्यापार नहीं चल पाएगा। ठीक है ना, नहीं चल पाएगा। तो यदि आप, है ना, को बिजली अवेलेबल हो जाती, सड़क मार्ग, रेल मार्ग अवेलेबल हो जाते, यहाँ करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ती। हाँ, आप में लगन है, आप में क्षमता है, आप कुशल हैं कार्य करने में, लेकिन आपके पास अर्थ नहीं है, पैसा नहीं है ना, तो चाह के भी आप कारखाना नहीं खोल सकते हैं, है ना, उद्योग धंधे नहीं चला सकते हैं। लेकिन, है ना, आप हर तरह से योग्य हैं, केवल पैसे नहीं है, और अगर उस क्षेत्र में, है ना, बैंक की व्यवस्था है, बैंकिंग सिस्टम है, तो बैंक लोगों को क्या देती है? लोन, कर्ज, तो उससे अर्थ की प्राप्ति हो जाती है, और आप उस अर्थ के द्वारा अपने कारखाने को खोल सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं, अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये जो सुविधाएं हुई, बिजली का हमने नाम लिया, है ना, बिजली हो गया, यातायात के साधन यानी परिवहन के साधन हो गए, यहां तक कि डाककार हो गया, अस्पताल हो गए, है ना, विद्यालय और कॉलेज हो गए, प्रशिक्षण स्थल हो गए, ये सभी क्या है? ये सभी, है ना, आधारभूत संरचना के अंतर्गत आता है ना, क्योंकि इन्हीं के द्वारा किसी राष्ट्र का विकास होता है। ये सभी सुविधाएं उपलब्ध है, बिजली है, यातायात के साधन विकसित है, लोग वहां पर कल कारखाने व्यवसाय करना ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। बात समझ गए ना। तो इन सभी चीजों को ही आधारभूत संरचना कहा जाता है, क्योंकि इसके मदद से किसी क्षेत्र का विकास होता है, उस क्षेत्र के लोगों का विकास होता है, और इसका विकास होगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगी, लोगों को सेवा भी मिलेगी, है ना। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, आधारभूत संरचना क्या है? तो कहता है कि आधारभूत संरचना से तात्पर्य उन सुविधाओं से है जो किसी राष्ट्र के विकास में सहायक होते हैं। जैसे, तो जैसे में आप लिख दीजिएगा, है ना, क्या भाई? तो बिजली, परिवहन, यातायात की सुविधा, संचार के साधन, है ना, संचार के
साधन, डाटा, है ना, टेलीफोन, ऐसे भी है ना, अस्पताल, है ना, अस्पताल, और क्या है ना, मान लीजिए कि विद्यालय एवं कॉलेज, विद्यालय एवं कॉलेज, है ना, ये सभी जो चीज है, जब है ना, एक अहम चीज छोड़ रहे हैं, बैंकिंग, बैंकिंग, है ना, ये सभी क्या है, ये सभी है इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिस क्षेत्र में होते हैं उस क्षेत्र का विकास ज्यादा होता है। बात समझ गए? तो ये आएगा आपका क्वेश्चन कि इंफ्रास्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, आधारभूत संरचना से आप क्या समझते हैं, समझ गए आप लोग? ठीक है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन जो और आपके लिए अहम है और आपके इस चैप्टर में दिए हुए है ना, हालांकि हम इसके बारे में पहला जो वीडियो है मेरा उसमें हम बोले हैं, फिर भी आपको लिखित रूप में कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका कि उपनिवेश, उपनिवेश क्या आएगा क्वेश्चन आपका कि उपनिवेश से आप क्या समझते हैं, उपनिवेश से आप क्या समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहले समझ लीजिए कि उपनिवेश से आप क्या समझते हैं, उपनिवेश कहते किसको है। तो बाबू, उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम राष्ट्र। उसको एक शब्दों में यही मान लो कि उपनिवेश मीन्स क्या, गुलाम राष्ट्र। जैसे 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का। कौन? भारत। मतलब भारत पर ब्रिटेन का आधिपत्य था, है ना, भारत ब्रिटेन का गुलाम था, है ना, वो हमें गुलाम बनाए हुए था, है ना, वहां वह अपनी शासन का संचालन कर रहा था। बात समझ गए ना? तो अगर उपनिवेश को अगर समझना है तो, है ना, एक सरल भाषा में समझ लीजिए कि उपनिवेश मीन्स गुलाम राष्ट्र। कोई दिक्कत है ना, यानी गुलाम राष्ट्र को हम उपनिवेश कहते हैं, है ना, गुलाम राष्ट्र उपनिवेश होगा किसका? जो इसे गुलाम बनाए हुए होगा उसका, ठीक है। जैसे भारत 1947 के पहले उपनिवेश, है ना, हम उसके अधीन थे, वो हमें गुलाम बनाए हुए था, समझ गए? तो उपनिवेश मीन्स गुलाम राष्ट्र। लेकिन इसको एक परिभाषा के रूप में, है ना, आप कैसे पिरोइएगा, क्योंकि वहां तो आपको लिखने के लिए आएगा कि उपनिवेश से आप क्या समझते हो, है ना, लिख, ठीक है। तो हम दे रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, उपनिवेश से आप क्या समझते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब एक सबल एवं शक्तिशाली शक्तिशाली राष्ट्र किसी निर्बल राष्ट्र पर आधिपत्य कर आधिपत्य कर, ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि जब, है ना, जब एक लिखिए या जब कोई लिख दीजिए यहां पर, जब कोई सबल एवं शक्तिशाली राष्ट्र, है ना, किसी निर्बल राष्ट्र पर आधिपत्य कर उसे सामाजिक तथा आर्थिक रूप से, है ना, अपने अधीन कर लेता है, उसे सामाजिक एवं उसे सामाजिक एवं
आर्थिक रूप से अपने अधीन कर लेता है। अपने क्या कर लेता है बाबू? अधीन कर लेता है ना? और अधीन करके क्या करेगा? मतलब ना, अधीन कर लेता है और उस क्या लिखे? जब कोई सबल एवं शक्तिशाली राष्ट्र किसी निर्बल राष्ट्र पर अधिपत्य कर उसे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अपने अधीन कर लेता है और 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 वह अपने अपने देश के नीति एवं नियमों को क्या करता है जी? लागू करता है ना? तो वह निर्बल देश यानी वो कमजोर देश जिस पर वो अधिपत्य जमाया शक्तिशाली, तो वह निर्बल देश, तो निर्बल देश का हुआ? शासित हुआ। और शक्तिशाली देश का हुआ? शासक हुआ। मेरी बात समझ ना? वो शासन चला रहा है किस पर? निर्बल पदे पे। तो है ना, जो अधीन में है ना, उसको हम शासित कहेंगे और जो अधिपत्य जमाए हुए हैं उसको हम शासक कहेंगे, क्योंकि वो शासन कर रहा है उस पर। तो जिस पर शासन कर रहा है वो देश शासित देश कहलाएगा और जो शासन कर रहा है वह देश शासक देश कहलाएगा। तो यहां आप लिख सकते हैं कि वहां अपने देश के नीति एवं नियमों को लागू करता है, तो है ना, तो निर्बल देश जो है, तो निर्बल देश उस शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहलाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना? यहां पर निर्बल देश के स्थान पर कोई बच्चा शासित देश भी यहां लिख सकता है। उस शक्तिशाली देश के स्थान पर, है ना, कोई बच्चा शासक देश लिख सकता है। बात समझ गया ना? कोई निर्बल देश की जगह पर शासित देश, क्योंकि कमजोर देश है वो शासित हो रहा है ना उसके अधीन, और शक्तिशाली देश उस पर शासन कर रहा है, शासक देश हुआ। तो इसको परिभाषा बनाते हुए आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब कोई सबल एवं शक्तिशाली राष्ट्र किसी निर्बल राष्ट्र पर अधिपत्य कर, है ना, उसे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अपने अधीन कर लेता है, यानी अपने अधीन यानी गुलाम बना लिया, और वहां यानी उस देश में वो अपने देश का, जैसे ब्रिटेन है तो ब्रिटेन का जो नीति और नियम है वो हमारे देश में लागू कर दिया। मतलब ये ना, तो वही कह रहा है कि अधीन कर लेता है और वहां अपने देश के नीति एवं नियमों को क्या करता है? लागू करता है। तो निर्बल जो देश हुआ यानी तो शासित जो देश हुआ, उस शासक देश का या उस शक्तिशाली देश कहलाता है। मेरी बात समझ में आ गई? समझ गए, है ना? यानी जब कोई सबल एवं शक्तिशाली राष्ट्र निर्बल राष्ट्र पर अधिपत्य कर, है ना, उसे सामाजिक और आर्थिक रूप से अपने अधीन कर लेता है और वह अपने देश की नीति एवं नियमों को लागू करता है, तो ऐसी स्थिति में वह निर्बल देश उस शक्तिशाली देश का या वह शासित देश उस शक्तिशाली देश या शासक देश का उपनिवेश कहलाता है। यानी प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं ना? तो आज हम यहीं पे आपकी जो पढ़ाई है आज के लिए समाप्त करते हैं।
हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आप हमारे